हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका और आज से हम ये सीटेट की PYQs की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लास्ट ईयर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सब विद डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और अभी ये जो क्वेश्चन पेपर है ये लास्ट दिसंबर 2022 का ही पेपर है। जो इससे पहले जो सीटेट हुआ था ये वो है। इसमें जो हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं वो CDP के क्वेश्चंस कर रहे हैं। उसके बाद हम EVS के और हिंदी, मैथ्स, ये सब हम इंग्लिश, ये सारे भी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पीरियड मेक्स द ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, मतलब चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में जो पीरियड होता है उसको हम क्या कहते हैं। बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है? तो इसमें कौन सा आएगा? अर्ली चाइल्डहुड तो नहीं होता, मिडिल चाइल्डहुड भी नहीं होगा, प्री ऑपरेशनल पीरियड भी नहीं होगा। तो जो जो आपको नहीं लगता है ना उस पर आप क्रॉस करते हुए चलिए और जो सबसे आंसर है उस पर टिक कर दीजिए। अडोलेसेंस, इसमें अडोलेसेंस होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिक्वायर यूज़ ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल। अब इसका आंसर आप तभी कर सकते हैं जब आपको ये पता होगा कि ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होते हैं और फाइन मोटर स्किल्स क्या होते हैं। अब जैसे ग्रॉस मोटर स्किल्स जो होते हैं जिन चीज़ों को हम अपने पूरे हाथ, जैसे कि अब सबसे पहले चलो फाइन मोटर स्किल समझते हैं। जब हम अपनी फिंगर्स से कोई काम करते हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ है पेंटिंग ऑन अ पेपर यूजिंग ब्रश, कटिंग एंड पेस्टिंग एंड थ्रेडिंग द निडल, तो ये सारी क्या है? ये फाइन मोटर स्किल्स हैं। लेकिन वॉकिंग और रनिंग ये कौन सी स्किल्स में आएगा? ये ग्रॉस मोटर स्किल्स में आएगा। इनमें से किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी? तो वो कौन सा है? चलना और दौड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन इज़। सोशलाइजेशन की अगर बात होती है, जो सबसे पहला एजेंट है वो फैमिली है और जो स्कूल है वो सेकंड एजेंट में आएगा। लेकिन अगर कभी भी फर्स्ट की बात करी जाती है तो वो हमेशा फैमिली ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द बिलीफ दैट physical objects such as doll, car, etc. have life-like qualities is called। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? यह मान्यता है कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं वो क्या कहलाती हैं। ये कब करता है बच्चा? ये बच्चा करता है, आपने देखा होगा नॉर्मली कभी वो अपने ज्योमेट्री बॉक्स को या किसी भी टॉय को लेकर वो फ़ोन बनाकर बात करना स्टार्ट कर देता है। तो ये क्या होती है? ये उसकी एनिमिस्टिक थिंकिंग होती है, जो वो किसी भी चीज़ को एनिमेशन में, मतलब अपनी जो इमेजिनेशन में जाता है और उसके अकॉर्डिंगली वो अपने टॉयज़ को भी रियल समझने लगता है। तो ये उसकी कौन सी सोच होती है बच्चे की? ये जीववादी सोच होती है। इस क्वेश्चन में यही बताया गया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन होते हैं। इसमें 2 स्टेटमेंट दिए होते हैं और दोनों ही स्टेटमेंट में आपको ये देखना होता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। कभी ऐसा होता है कि दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं, कभी ऐसा है कि एक गलत होता है, एक सही होता है। अगर असर्शन सही है तो रीज़न रॉन्ग हो सकता है, तो ये हमें समझना है। इसमें क्या है? 4 year old रिया कैन नॉट टेक इन टू कंसिडरेशन द हाइट एंड विड्थ ऑफ द 2 bakers at the same time while pouring the same amount of water into tall and wide baker। अब इसमें ये क्या कह रहा है कि जो रिया है, 4 वर्ष की लड़की है, वो लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तन की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समान ध्यान में नहीं रख पाती है। मतलब बच्चे के सामने आप 2 ग्लासेस रखते हैं, सपोज़ एक गिलास ये हो गया, इसमें आपने पानी यहाँ तक पानी भर दिया। एक गिलास हो गया जो इतना है और उसमें पानी यहाँ तक है। और अगर आप बच्चे से पूछेंगे कि किस ग्लास में पानी जाता है तो वो हमेशा इस ग्लास को ही बोलेगा। अगर आप 4 साल के बच्चे से पूछते हैं तो, अगर उससे बड़े से पूछेंगे तो वो तो बता ही देगा ऑब्वियसली, लेकिन आप 4 साल से पूछते हैं तो ये उसका ये आंसर होगा। अब इसका रीज़न क्या है? रिया इज़ एट प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज पर जीन प्याजे। ये जीन प्याजे ने 4 स्टेजेस बताई हैं जिनका नाम है SPCF। एस में क्या है? सेंसरी मोटर, प्री में आता है प्री ऑपरेशनल, सी में आता है कंक्रीट ऑपरेशनल और एफ में आता है फॉर्मल ऑपरेशनल। अब ये जो स्टेज होती है ये 0 to 2 years की होती है, ये 2 to 7 year की होती है, 7 से 11 होती है और ये 11 ऑनवर्ड्स होती है। तो उनकी जो ये स्टेज है
रिया 4 ईयर की है और वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, जो कि 2 to 7 ईयर की होती है। तो अगर आप उसके सामने एग्जाम्पल रखेंगे तो वो हमेशा इस क्लास को ही बड़ा बताएगी। तो इसका क्या हुआ, बोथ आर ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो क्योंकि ये दोनों ही करेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गिविंग क्यूज एंड ऑफरिंग सपोर्ट टू चिल्ड्रन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि किसकी थ्योरी है। ये वाइगोस्की की थ्योरी है। उन्होंने एक टर्म दिया था अपनी थ्योरी में, स्कैप फोल्डिंग। अब ये स्कैप फोल्डिंग क्या होता है? स्कैप फोल्डिंग होता है कि अगर आप किसी बच्चे को सपोर्ट देते हो, उसकी हेल्प करते हो, तो उसका जो डेवलपमेंट होता है वो और भी फाइन तरीके से होता है, मतलब और भी अच्छे तरीके से उसका डेवलपमेंट होता है। तो यही उस टर्म का मीनिंग है जिसको हम स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। और जहाँ पर ये टर्म आया तो वो किससे रिलेटेड है? वाइगोस्की की थ्योरी से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको बताना है कि वाइगोस्की की थ्योरी कौन सी है, उसका नाम मुझे ज़रूर लिख के बताना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। द एप्लीकेशन ऑफ वाइगोस्की थ्योरी टू चिल्ड्रंस एजुकेशन प्रपोजेज। इसमें कौन सी इनकी जो इन्होंने क्या बोला है कि बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोस्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। किस चीज़ को? सहयोगात्मक अधिगम को, क्रिया प्रसूत अधिगम को, रटन अधिगम को, निष्क्रिय। अभी हमने क्या कहते हैं? सहयोग से अगर हम उसको देते हैं तो बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वो और भी अच्छी तरीके से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोलैबोरेटिंग लर्निंग, सहयोगात्मक अधिगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, ये उनकी थ्योरी का नाम है, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, द इंडिविजुअल स्ट्राइव्स टू मेंटेन द एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर रादर देन फोकस ऑन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्शन। कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार क्या करता है? मतलब जैसा दूसरा चाहते हैं वो वैसा करता है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें, इन्होंने 3 लेवल्स दिए थे अपनी स्टेज के। ये तो इसमें है ही नहीं, प्री ऑपरेशनल लेवल तो नहीं है। ये इनका लेवल 1 है, ये लेवल 2 है और ये वाला लेवल 3 है। अब इन्होंने बात करी है कि ये जो पूछ रहे हैं कि किस चरण में जो व्यक्ति होता है वो अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार काम करता है, तो वो किस में होता है? वो कन्वेंशनल लेवल में इनके होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो होती है वो किससे रिलेटेड होती है? एग्जामिनेशन सेंट्रिक तो नहीं होती है, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक भी नहीं है, टीचर सेंट्रिक भी नहीं है। वो किससे रिलेटेड होती है? लर्नर सेंट्रिक होती है, जिसमें कि लर्नर्स के ओवरऑल डेवलपमेंट पर वर्क किया जाता है। उसी से रिलेटेड उनके लिए एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं जिससे कि जो उनका डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी तरीके से किया जा सके। वो प्रोग्रेसिव क्लासरूम होती है, जिसमें बच्चे की प्रोग्रेस के ऊपर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेनू इज़ अ काउंसलर एट अ स्कूल विच इंटेलिजेंस शुड she have to be an effective counselor as per हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी। गार्डनर्स ने जो अपनी थ्योरी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस इनकी थ्योरी का नाम है, और उन्होंने इसमें बताया है कि एक जो क्वेश्चन है, रेनू एक विद्यालय में परामर्शदाता की जॉब पर है और वो क्या करती है? परामर्शदाता के क्या होती है? परामर्शदाता जो कि दूसरों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सुनती हैं और उन्हें एडवाइस देती हैं, उन्हें गाइड करती हैं। तो वो किससे रिलेटेड हो गया? वो इंटरपर्सनल होता है। अगर हम इंट्रापर्सनल होता है तो इंट्रा सेल्फ से रिलेटेड होता है, और इंटरपर्सनल में हम बाकी सबकी, जैसे कि यहाँ काउंसलर की बात हो रही है, तो वो बाकी सबकी बात सुनकर उनको सॉल्यूशन देंगी या उनको थोड़ा गाइड करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अकॉर्डिंग टू NEP 2020 विच लैंग्वेज शुड अ टीचर यूज फॉर इंटरेक्टिंग विद प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? मतलब कम्युनिकेशन किस उनकी लैंग्वेज में होनी चाहिए? तो उनकी मदर टंग में होनी चाहिए। जिस मदर टंग में बच्चा आ रहा है, जो उसकी मदर टंग है, चाहे वो तमिल है, तेलुगु है, हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी है, वो उसकी उसी लैंग्वेज में उसकी जो भाषा है वो ही प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। 5 ईयर ओल्ड वैशाली टोल्ड हर मदर, अपनी ममा को कहती है, ममा आई वॉन्ट अ फुटबॉल लाइक अमित, मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। रिस्पॉन्डिंग टू वैशाली हर मदर सेड, ओनली बॉयज़ प्ले विद फुटबॉल, आई विल ब्रिंग अ स्मॉल क्यूट डॉल फॉर यू। द मदर रिस्पॉन्स इलस्ट्रेट। मदर कहती है
5 साल की वैशाली अपनी माँ से कहती है कि मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया लाऊंगी। माँ का जवाब में क्या दिखता है? ये क्या फ्लेक्सिबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है, इक्वलिटी भी नहीं है जेंडर में कि भाई लड़के हैं। ये क्या है? स्टीरियोटाइप है। ये एक टर्म होता है स्टीरियोटाइप। इसमें क्या होता है, बॉयज़ और गर्ल्स में ये देखा जाता है कि बॉयज़ क्या क्या कर सकते हैं, गर्ल्स क्या क्या कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग लोगों का माइंड सेट होता है, वो होती है स्टीरियोटाइप। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या दर्शा रहा है? ये स्टीरियोटाइप को ही दर्शा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लेबलिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड प्लेसिंग देम इन कैटेगरीज। अगर आप चिल्ड्रन हैं क्लास में, अगर 30 स्टूडेंट्स हैं या 10 भी सपोज़ अगर आपकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं और उन सबको आप कैटेगराइज कर देते हो या उनको लेबल कर देते हो, तो ये आपका क्या दिखाता है? जैसे कि हर चाइल्ड होता है, उसकी एक अलग क्वालिटी होती है, हर तरीके का बच्चा होता है। जो अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, एकेडमिक्स में अच्छा नहीं है, कुछ बच्चे होते हैं जो एकेडमिक्स में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो किसी और एक्टिविटी में अच्छे नहीं होते हैं। तो ये किस चीज़ को दिखाता है? क्रिएट्स अ सेंसेस ऑफ हेल्पलेसनेस एंड इन्फीरियरिटी अमंग अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस के बीच में ये दिखाता है। चलिए एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना, ये क्या दिखाता है? बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देता है। सभी बच्चों के अधिगम की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक रणनीति है। सकारात्मक तो ये रणनीति नहीं है, तो ये क्या हो गया? बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन मीन्स CCE। ये 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। CCE की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, और ये होता क्या है ये भी पूछ सकते हैं। अब इसमें यही पूछा है कि इसका क्या मतलब है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन से क्या मतलब होता है? असेसमेंट कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू चाइल्ड्स ओवरऑल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, हमेशा अगर CCE की बात करी गई है तो वो चाइल्ड्स के ओवरऑल डेवलपमेंट पर बात की जाती है। तो ये इसका एक की पॉइंट है। जैसे कि बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूल गतिविधियों के आंकलन में सभी पहलुओं को शामिल करना, इसमें सभी पहलू आते हैं, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। इफेक्टिव टीचर्स ऑफ्टन यूज प्रोविंग क्वेश्चन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम। दिस वुड इनेबल द टीचर्स ऑफ अंडरटेक। ये क्या कर रहा है? ड्यूरिंग की अगर कहीं पे भी बात करी गई है, ये असेसमेंट है। समेटिव असेसमेंट क्या होता है कि जो लास्ट में जैसे फाइनल एग्जाम्स होते हैं ना, वो समेटिव असेसमेंट होता है। फॉर्मेटिव क्या होता है? जैसे कि यूनिट टेस्ट होते हैं या मंथली टेस्ट होते हैं, 3 मंथ्स में होते हैं, तो वो सब किस में आते हैं? वो फॉर्मेटिव में आते हैं। स्टैंडर्डाइज अलग होता है और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट अलग होता है। ये नहीं पूछे जाते हैं, मेनली समेटिव और फॉर्मेटिव ही पूछा जाता है। जहाँ पर ये टर्म आ गया ड्यूरिंग, तो इसका मतलब फॉर्मेटिव है। ये एक की पॉइंट है। अगर पूरे क्वेश्चन में आपको ये नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा है और वहाँ पर ड्यूरिंग लिखा हुआ है ना, ड्यूरिंग मतलब लगातार कॉन्टिन्यूस वे में चलने वाला जो असेसमेंट होता है वो हमेशा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन 15 तक पूरे होते हैं। ये CDP की फर्स्ट क्लास है हमारी। इसका 15 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अगर आप ये सारी वीडियोस एक बार भी अच्छी तरीके से देख लेते हैं और इसको समझ लेते हैं तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।